हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने परिश्रम बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एक बार आप सब बच्चे मुझे बताएंगे आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है, मैं सही से दिख रही हूँ, लास्ट टाइम की तरह वीडियो में लैग तो नहीं आ रहा है। जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप भेज दीजिए, गुड इवनिंग वगैरह जो भी बोलना है बता दीजिए, ताकि फिर मुझे पता लग जाए कि मैं दिख सही रही हूँ, आवाज सही आ रही है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आज की क्लास। ये चैट बॉक्स रुका हुआ है या क्या हो गया? अच्छा चल रहा है पर मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप सब लोग मुझे बताएंगे कि आप सब लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। कुछ चैट में प्रॉब्लम है क्या आज? ऐसा होता तो नहीं है, ये लोग हेलो ना बोले। हाँ चल रही है, चल रही है, नहीं चल रही। दिख तो मैं रही हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है, सब कुछ दिख रहा है। आज बच्चे कम है क्या? द चैट इज नॉट वर्किंग, मतलब ऐसा तुम लोगों का तो चैट पढ़ने में भी नहीं आता है, आज तो ऐसे एकदम स्टेबल हो रखा है। आवाज वगैरह क्लियर है? आई होप सब बच्चों को शक्ल भी क्लियर है। और लास्ट क्लास के अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो वो भी बता दो। एक बार आप लोग बताएंगे आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है सही से? एक बार मैं डाउट वगैरह भी चेक कर लूं। भाई आई एम नॉट एबल टू सी द चैट, आज पता नहीं क्या हो गया है। गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट रेक्टिफाई द इशू ऑफ द चैट, क्योंकि मेरे को पढ़ने में ही नहीं आएगा तो मैं पता नहीं क्या ही कराऊंगी। 2 मिनट का टाइम देना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। चैट मैंने एक बार ऐसे करके देख रहा है, चैट सेक्शन नहीं चल रहा है। 2 मिनट देना मुझे एक बार। मुझे देखना है व्हाट इज हैपनिंग इन द चैट, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस। बस 1 मिनट का समय मुझे चाहिए। टू टू लगाओ टू। नहीं अरे यार ये मत लगाओ, बिल्कुल 4 लगाओ, 4 4। ठीक है। सो देयर वाज सम इशू आई थिंक विद द चैट। मुझे चैट वहां पर स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, तो आई विल बी सीइंग योर चैट फ्रॉम माय फोन, ताकि मुझे पता लग जाए कि भैया आई एम अवेलेबल, या इफ यू गाइज आर एबल टू हियर मी और नॉट। चैट इज वर्किंग, चैट काम कर रही है। द ओनली प्रॉब्लम विद द चैट इज कि वो चैट वहां पर शो नहीं करेगी, चैट मेरे पास यहाँ पर आएगी। तो आई विल बी सीइंग योर चैट विद माय मोबाइल फोन, ताकि जिसको कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे मेंशन करके दे सकते हो। ओहो
आप लोग लिखते रहो, यू गाइस कैन राइट, चैट इज वर्किंग हियर, आई एम एबल टू सी योर चैट, चैट प्रॉपर्ली काम कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे आज की क्लास। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कराए थे लेटर्स, ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करी थी लेटर राइटिंग, और हमने लास्ट क्लास के लेटर राइटिंग के अंदर बच्चों सवाल करे थे बिजनेस लेटर्स के, ठीक है। लास्ट क्लास में जो सवाल हम लोगों ने करे थे वो हम लोगों ने करे थे बिजनेस लेटर्स के। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों हमारे दो अलग टाइप के लेटर्स। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है जॉब एप्लीकेशन। ये जॉब एप्लीकेशन लंबा और इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेटर है। तो अगर आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन लिखना आ जाता है तो अब ये मान लो कि बच्चों आप लोगों के 5 नंबर पेपर में पक्के हैं, मतलब वो नंबर कहीं पे भी नहीं जाने वाले, वो नंबर आपकी जेब में एकदम पक्के हैं। और दूसरा बच्चे लेटर इसी की चॉइस के अंदर आता है, लेटर टू दी एडिटर। अब ये लेटर टू दी एडिटर जो है ना बच्चों, ये हम हमारे बचपन से लिखते आ रहे हैं। ये लेटर टू दी एडिटर हम लोगों को हमारी क्लास 8th से ही सिखा दिया गया था कि लेटर टू दी एडिटर लिखते कैसे हैं। लेकिन हम क्या करें भैया, हम तो नादानी के बालक हैं, एकदम ही नादान बालक हैं। हमें आज तक लेटर टू दी एडिटर लिखना नहीं आया। ये आता भी है तो हमें लगता है कि मैम ये वाली कहानी तो सभी लिखते हैं, कुछ तूफानी करना है, कुछ अलग लिखना है, मतलब सेम बात सभी लिखते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। क्या यही हम सब भी लिखते रहे, हम लोग कुछ अलग ना करें? क्योंकि अगर हम लोग कुछ अलग करेंगे ही नहीं तो लोग हमें अलग से पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए लेटर टू द एडिटर के अंदर कुछ पॉइंट्स को लेकर आई हूं, जिनको अगर आप लर्न कर लेते हैं तो अब ये मान लो कि आपको लेटर टू द एडिटर में सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भूल जाओ कि आप लोगों को टाइम लगेगा, आप लोगों का जो टाइम वेस्ट होता है ना सोचने में, वो काम आएगा ही नहीं, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों के 2 व्यूज आते हैं कि मैम इंग्लिश में भी रट के जाऊं, तो बेटा रटो मत। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता है कि लेटर टू द एडिटर में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है। जो टाइम वेस्ट होता है ना सोचने में, वो टाइम बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट लाइंस ही उठा के लर्न कर सकते हो, तो वो तो सोने पे सुहागा है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर वो चीजों को आप डायरेक्टली लर्न ही कर लेते हो कि हमें इसे ऐसे बनाना है। और आज मैं एक हाथ यूज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दूसरे हाथ में मेरे हाथ में डिवाइस है एंड मैं आप लोगों के चैट देख रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है। हाँ बेटा, बिहार बोर्ड से हो तो आप भी ये टॉपिक कर सकते हो। ये चैप्टर, ये जो लेटर्स हैं, ये हर एक बोर्ड में आते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन। अभी तो हम लोग 12th में हैं, फिर हम लोग कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद हमारी बाहर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बारी आती है हमारी जॉब करने की। जॉब करने के लिए बच्चों हम एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। जॉब मांगते हुए हम एक लेटर लिखते हैं। वैसे भगवान ना करे कभी ये नौबत आए, भगवान आप लोगों की जिंदगी ऐसी बनाए कि सामने से लोग आपको लेकर जाए कि चलो भैया हमारे यहाँ पे काम करो। तो जॉब एप्लीकेशन, जब आप जॉब सीकर होते हैं, जब आप क्या होते हैं बच्चों, जब आप जॉब सीकर होते हैं, यानी जब आपको जॉब चाहिए होती है, तो जॉब को कैसे मांगते हुए आपको लेटर लिखना है, दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। एंड ये सीबीएसई वाले इतने अच्छे, उन्होंने हमें क्लास 12th से ही सिखा दिया कि भैया जाओ और जॉब के लिए लेटर लिखना सीख लो, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको जॉब के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, जॉब लेने के लिए लेटर देना पड़ेगा। बट आई होप कि आप सब लोग इतने अच्छे से स्कोर करें, इतना अच्छा आप लोग अपने करियर में एक्सेल करें कि आपको लेटर लिखने की जरूरत ना पड़े। हाँ बेटा, इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे मैं आप लोगों को आज की क्लास में करा दूंगी। पोल तो बेटा इसमें मैं नहीं करा पाऊंगी बिकॉज अब ऐसे लेटर हो तो इसमें क्या ही पोल होगा। इसमें मैं डाउट सेक्शंस बार बार चेक करती रहूंगी इनकेस अगर आप पे कोई डाउट है तो। बेटा चैट इज नॉट वर्किंग। चैट एक्चुअली लैपटॉप में मेरे सिस्टम में वर्क नहीं कर रही है, मेरे डिवाइस में, मेरे फोन में चैट एकदम परफेक्टली काम कर रही है। तो आप लोग भेजते रहो, मैं पढ़ लूंगी। मैम चैट नहीं चल रहा बेटा, टेलीग्राम पे तो मैं नहीं हूं, बट यू गाइस कैन सेंड मी आंसर्स ऑन द अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या फिर आप लोग अपने डाउट सेक्शन के अंदर भी मुझे अपने आंसर दे सकते हैं। डाउट सेक्शन जो है आप लोगों का, वहां पर आप लोग मुझे अपने आंसर्स दे सकते हैं। लर्न कर लोगे तो बेटा बहुत अच्छी चीज है। हाँ चैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो तो मुझे पता है। नहीं टाइगर किंग, अच्छा ओके।
जहां तक रही टाइगर किंग की बात, जो आप लोगों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे अनदर चैप्टर टाइगर किंग मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसी हफ्ते सैटरडे को। देयर आर फुल चांसेस कि इसी हफ्ते सैटरडे को आप लोगों की दोपहर को एक क्लास होगी जो मैं रखवा रही हूं। सैटरडे को चांसेस है या तो इस सैटरडे हो सकती है बेटा, या फिर अपकमिंग सैटरडे हो सकती है। दोनों में से कोई भी सैटरडे, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो मेरे को जो दिन फ्री मिलेगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी दिस सैटरडे या अगले सैटरडे, एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है। और उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर मैं आप लोगों का टाइगर किंग स्टार्ट करा दूंगी। द रीजन बीइंग कि आप लोगों का जो टेस्ट शेड्यूल बना हुआ है, मैं नहीं चाहती टेस्ट शेड्यूल में चैप्टर लेट हो, तो उस टेस्ट शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए ही ये नेक्स्ट इसी वीक सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसमें हम लोग टाइगर किंग को भी कर लेंगे। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे बचे हुए 2 लेटर्स को भी कर लेते हैं। एग्जाम बेटा भाई आप लोगों के जो टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, आप लोगों के जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना बच्चे, उसका एक सिलेबस होता है और वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि आप लोगों को इस डेट तक ये सिलेबस टेस्ट में आने वाला है। तो टाइगर किंग नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो भी होने वाला है उसमें टाइगर किंग है और उसमें टाइगर किंग खत्म है। जितना भी पेपर में आना है उससे पहले टाइगर किंग खत्म है। अगर तो क्लास सीधा नेक्स्ट वीक होती है तो आप लोगों का टाइगर किंग 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में जितना मैं करा दूंगी पार्ट 2 बच जाएगा, तो टेस्ट में मैं पार्ट 2 नहीं दे पाऊंगी। तो इसीलिए मैं एक क्लास एक्स्ट्रा रख रही हूं इसी वीक या नेक्स्ट वीक में, ताकि मैं टाइगर किंग के दोनों पार्ट्स आपको खत्म करा सकूं और वो तीसरे वीक तक डिले ना हो। ठीक है, अब कोई बता दो क्या कह रहे हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेटर। तो वही स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों हमारी आज की क्लास में। अब मैं हमेशा जब पढ़ाने लगती हूँ तो मैं इसको अंकल जी को लाना भूल जाती हूँ, लेकिन स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों हमारी आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी मेहनत, लगन और जोश के साथ हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले भैया हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा लेटर टू द एडिटर। अब लेटर टू द एडिटर में बच्चों एक बात समझ लो, एक बात को ध्यान रखो कि जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एडिटर को लेटर लिखने का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हम लोग ना ये समझ के चलते हैं या हम लोग ना ये सोच के चलते हैं, हम एडिटर को कहते हैं कि भैया आप ना हमारे पॉइंट को लिख देना और जिस भी बंदे को पहुंचानी है आप जाकर उसको बता देना। तो एडिटर का काम हमारी बात को कन्वे करना नहीं होता। एडिटर डायरेक्टली जाकर किसी को हमारी बात नहीं बताता है। एडिटर का काम क्या होता है, एडिटर का काम होता है पब्लिश करना आर्टिकल्स, पब्लिश आर्टिकल्स। अब एडिटर जब आर्टिकल पब्लिश करता है, दे टेक अप टॉपिक्स, वो कुछ टॉपिक्स उठाते हैं। ठीक है, और वो कौन से टॉपिक्स होते हैं, जिनके ऊपर आपने लिखकर दिया होता है। ठीक है, वी गिव देम इन्फो ऑन दोज टॉपिक्स, हम उन्हें उन टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, हमारा काम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना है और कुछ नहीं। क्योंकि हम अगर क्या करेंगे, हम लेटर लिखेंगे, जो भी चीज हम लेटर में लिखेंगे वो लेटर एडिटर तक जाएगा, एडिटर उसको पढ़ेगा, उस पर रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद उसका एक आर्टिकल पब्लिश करेगा। जब उसके आर्टिकल को पब्लिश करेगा तो फिर वो न्यूज़पेपर में जाएगा, न्यूज़पेपर में जाएगा, उसको लोग पढ़ेंगे, जो प्रॉब्लम उसमें लिखी जाएगी वो अथॉरिटीज तक पहुंचेगी। जब अथॉरिटीज को पता लगेगा कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो हम एडिटर को एक माध्यम बनाते हैं। एडिटर होता है न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापने वाला जो इंसान होता है, जो डिसाइड करता है कि क्या चीज न्यूज़पेपर में जाएगी और क्या चीज नहीं जाएगी, वो एडिटर होता है। तो एडिटर को लेटर लिखने का मेन लॉजिक ये होता है कि एडिटर जो बात हम एडिटर को बोल रहे हैं वो बात एडिटर लिखे, अपने न्यूज़पेपर में डाले, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, या जो भी अथॉरिटी है जिस तक आप उस बात को पहुंचाना चाहते हो उस तक वो बात जाए, जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो उसके ऊपर एक्शन हो और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एडिटर आपका एक जरिया है अपने पॉइंट को सबके आगे रखने का। एडिटर खुद जाकर आपकी परेशानियों का समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना।
इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन बच्चे ये है बिकॉज बहुत बारी ना मिलती है कि एडिटर प्लीज टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। तो भैया एडिटर जो है वो रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले सकता, वो सिर्फ आपके लेटर को पब्लिश कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एडिटर जो है वो आपका मीन्स टू योर एंड है, ठीक है, मीन्स टू योर एंड मतलब वो आपके काम के पूरे होने का सिर्फ एक जरिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आ जाओ मेन पॉइंट के ऊपर कि लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले सेल्फ या सेंडर्स एड्रेस आता है। ऑल इन इनिशियल लेटर कैपिटल विदाउट एनी कॉमा और फुल स्टॉप एट द एंड्स, इंटरनल कॉमास अलाउड। अब जब भी बेटा आप अपना एड्रेस लिखते हो उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे मान लो आप रोहिणी लिख रहे हो तो वो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। आप लोग जयपुर लिख रहे हो तो वो ऐसे आना चाहिए। आप अगर रोहिणी को ऐसे लिख रहे हो, कैपिटल में नहीं लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज राइट योर एड्रेस इन कैपिटल, ये चीज का याद रखना है। जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा। Address is given in question, otherwise examination hall Delhi or any non-specific address. Very important. अगर तो एड्रेस दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप लोग खुद बनाकर एड्रेस लिख सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल लिख दो या फिर कुछ भी ऐसा नॉन स्पेसिफिक एड्रेस जो पर्टिकुलरली किसी जगह किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हो। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है उसके बाद आप लोगों को पता है कि एक लाइन छोड़नी है। आप लोगों को यहां पर एक लाइन छोड़नी है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डेट, मंथ टू बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मंथ टू बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका मतलब यह है कि अगर बेटा आप लोगों को दिसंबर लिखना है तो आप DEC लिखकर नहीं आएंगे। अगर आपको लंबा मंथ का नाम लिखना है तो आप मंथ को DEC लिखकर नहीं आएंगे, आप पूरा मंथ लिखेंगे दिसंबर। मंथ टू बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डेट फॉर्मेट इज MMDDYY और DDMMYY। MMDDYY क्या है? MM का मतलब होता है मंथ, या तो आप मंथ डेट ईयर लिख सकते हो या डेट मंथ ईयर लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मेट चलते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ये दोनों फॉर्मेट एप्लीकेबल है। All to be written in initial capital letter without any comma or full stop at the end, internal commas are allowed। मतलब अगर मान लो कि ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है कि आप लिख रहे हो 24 दिसंबर 2023, ऐसे लिख सकते हो। ये अंदर में कॉमा चलता है, लेकिन ये लास्ट में कॉमा अगर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना। ये लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा, डेट ऐसे आएगी, या दिसंबर 24 2023, इस तरीके से डेट को लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट इन इनिशियल लेटर कैपिटल एक्सेप्ट 1 or 2 वर्ड्स, प्रेपोजिशन या आर्टिकल्स। इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा वर्ड्स को ऐड नहीं करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी है, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत टू द पॉइंट बात करनी है। आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, रिक्वेस्टिंग हिम टू, आगे जो भी आप लोगों का पॉइंट है, यानी जो भी चीज आप लिख रहे हो उसको बहुत शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प रखना है। फिर वही सर एंड मैडम, अब देख लो यहां पर डियर सर डियर मैडम नहीं है। उसके बाद मे ऐड डियर और रिस्पेक्टेड बिफोर, नो कॉमास आफ्टर दैट। अब सर एंड मैडम में आप चाहो तो ऐड कर दो, नहीं चाहो तो मत करो। मेरा सजेशन तो यही है बच्चों कि आप इसको इग्नोर कर दो। इसमें मैं मतलब रिस्पेक्टेड और डियर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे चाचा के लड़के नहीं है जिनको हमें डियर और रिस्पेक्टेड लगा सकते हो, डियर मत लगाना, ठीक है। पैरा 1। अब पैरा 1 बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरा 1 में वो सारी चीजें आती हैं जिसमें आप बताते हो कि आप ये लेटर लिख क्यों रहे हो। जैसे हम लोगों ने बिजनेस लेटर्स किए थे, बिजनेस लेटर्स में हमने बताया था कि हम ये आपका नाम है, ये आपका प्रोडक्ट है, आपको ऐसे कॉल हमने किया था, इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, चलो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। तो वैसे ही ऐसे के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं, जिसमें हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं ये इंसान हूं और मैं ये भी बताता हूं कि मैं किस चीज के ऊपर आपको ये लेटर लिख रहा हूं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और अच्छा सा लिखना है, कुछ डिफरेंट बनकर आना है, तो वो भी आप यहीं से ही शुरुआत करते हो, बिकॉज जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कुछ भी बहुत अच्छी बात अगर आपको लगती है कि मुझे हमारे एडिटर तक पहुंचानी है, तो वो फिर आप यहां पर भी लिख सकते हो। कुछ काम की बात हो रही है चैट बॉक्स में क्या?
ओहो, क्या क्या लिख रहे हो तुम बच्चे। फिर आता है पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 हमारे किसी भी लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिसमें हम लोग सारी डिटेल्स, जो भी कहानियां हैं, कोई भी टाइप ऑफ लेटर है उसकी डिटेल लिखते हैं। पैराग्राफ 3 में फाइनल पैराग्राफ जो हमारे लेटर को सम अप करेगा, जिसके अंदर हम हमारे लेटर के एडिटर को कुछ आगे के पॉइंट्स बताते हैं कि अब ये चीजें करना। अब हमने आपको ये पॉइंट बताया, अब आप आगे में ऐसी ऐसी चीजें करना। इट इंक्लूड्स ऑल द कंक्लूजन पार्ट, द एक्सपेक्टेशन पार्ट, कि अब आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो क्या करें। अपील इफ एनी, अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट। अगर आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपके कुछ सजेशन अगर आपको लगता है कि देने हैं, वो भी आप इस पैराग्राफ में दे सकते हैं। तो पहली चीज ये समझ लो कि पहला पैराग्राफ दूसरे तीसरे में आएगा क्या। पहले में इंट्रोडक्शन आएगी, दूसरे में आप लोगों की डिटेल्स आएंगी, और तीसरे पैराग्राफ के अंदर आप लोग देंगे अपना सजेशन कि ऐसी हमें चाहते हैं कि ऐसी ऐसी कहानी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, यहां तक मुझे बता दो कि डाउट बाग कहानी समझ में आ गई है या नहीं। ओ भाई गॉड, चैट चलने लग गई, पार्टी चैट चल रही है, वाओ थैंक गॉड, अच्छा लगा मुझे देखकर। डाउट देखते हैं। मैम नोटिस और रिपोर्ट एंड आर्टिकल भी, हाँ बेटा धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगी, पहले एक तो कर लो। मैम एक लाइन में कितने वर्ड्स लेटर क्या लिखे लेटर में? बेटा एक लाइन में 5 से 6 वर्ड सफिशिएंट है, इतना ही आता है। ये देख जरा चेष्टा, क्या क्या सवाल है। मैम टेस्ट में मैंने कहा किया था ओनली सर, बट उसका ये बेटा मैं चेक कर लूंगी, इसका ये डियर सर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था एक बार, क्या नाम है बच्चे का? प्रीशियस गॉन्ड। एक बार मुझे बता देना कि कौन सा था, मैं देख लूंगी। डेट विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन। बेटा डेट दी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी होगी तो आप कोई भी डेट ले सकते हो। नहीं, लेटर को बॉक्स में नहीं बनाना बेटा। हाँ, ये सारे लेटर्स 2023 से 24 के सिलेबस में है। नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग भी कराऊंगी बेटा, सारे कराऊंगी। इंग्लिश के नोट्स बनाओ या नहीं वो आपकी मर्जी है। चलो उसके बाद वही थैंकिंग यू। इस लेटर के अंदर हम लोग थैंकिंग यू देते हैं। एक लाइन छोड़ेंगे, योर्स ट्रूली या सिंसियरली देंगे। इसमें नो एस इन योर्स ट्रूली विदाउट ई एंड विदाउट टी स्मॉल, सिंसियरली विद ई एंड एस स्मॉल, नेम गिवन इन क्वेश्चन। यानी जो भी आप लिखते हैं इसके अंदर आप लोगों का नो एस इन योर्स, मतलब यहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं होना, ये नहीं लिखकर आना है। योर्स ये नहीं लिखना है ना, योर्स होता है। योर सिंसियरली ट्रूली विदाउट ई, विदाउट विद टी स्मॉल। ठीक है, यहां पर ट्रूली के अंदर ध्यान रखना है, ट्रूली ये नहीं लिखकर आना है। ट्रूली की स्पेलिंग ये नहीं लिखनी है, TRULY लिखना है, एंड ट्रूली का टी स्मॉल रखना है। सिंसियरली विद ई एंड एस स्मॉल, सिंसियरली में भी आपके ई होना चाहिए। हम लोग पता है क्या लिखते हैं सिंसियरली, कई बच्चे सिंसियरली की स्पेलिंग ये लिखाते हैं, तो नहीं, याद रखना कि इसमें ई आता है और एस स्मॉल रखना है, और आपका नेम जो क्वेश्चन में दिया हो उसको डाल देना। और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हो तो आप लोग कोई भी बना के नाम लिख सकते हो। कहानी क्लियर? जिस जिस बच्चे को यहां तक कहानी क्लियर है वो एक बार मुझे थम्स अप बना के भेज दो, क्लियर लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में। नहीं क्लियर तो एक बार मेरे से पूछ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मेट, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अब यहां पर मैंने वाटर कंटामिनेशन के ऊपर मैंने अपने एडिटर को एक लेटर लिखना है। ठीक है, एडिटर को मुझे बताना है कि मेरे लोकेलिटी में एक परेशानी है, एक दुविधा है, और वो परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पर जो वाटर क्वालिटी है ना, जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो सबसे पहले आएगा बच्चे मेरा सेंडर्स एड्रेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 2 या 3 लाइन्स के अंदर आप लोग आपके सेंडर्स एड्रेस को लिख सकते हो। एक लाइन छोड़कर आप लोग डेट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग डेट लिखोगे। डेट को ऐसे लिखना या फिर इसकी जगह आप ऐसे लिखना, वेट, ओहो
या फिर आप लोग डेट को ऐसे लिखोगे, ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में डेट लिखोगे, डेट सही होगी। सैल्यूटेशन, अब सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का अर्थ होता है बेटा कि आप किसको लिख रहे हो, ठीक है। यहां पर ऑथर, उसका ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, कि ये लेटर आप किसको लिख रहे हो, तो यहां पर आप लिख रहे हो एडिटर को, तो यहां पर ऑथराइज्ड पर्सन आप लोग लिखोगे दी एडिटर। उसके बाद आएगा उसका सेंडर्स एड्रेस। अभी सेंडर्स एड्रेस में एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर ना हमारे पास दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स होते हैं। अब आप लोगों को पेपर में वो लोग क्या लिख कर देते हैं, पेपर के अंदर वो एक ही शब्द लिखकर दे देते हैं जिसका नाम है नेशनल डेली, और नेशनल डेली देखकर हमारा दिमाग हो जाता है खराब कि मैम ये नेशनल डेली का मतलब क्या होता है। तो बेटा जहां पर भी नेशनल डेली लिखा हो उसका अर्थ होता है कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो नेशन वाइड हर दिन डिस्ट्रीब्यूट होता हो, ऐसे को हम लोग नेशनल डेली बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो दो एड्रेस होते हैं। अगर तो आप हिंदुस्तान टाइम्स लिखते हो तो इसका जो एड्रेस है वो कस्तूरबा गांधी मार्ग है, बहुत जरूरी याद रखना। अगर तो आप हिंदुस्तान टाइम्स लिखते हो तो उसका जो एड्रेस है वो कस्तूरबा गांधी मार्ग है, और अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हो तो उसका जो एड्रेस है वो बहादुर शाह जफर मार्ग है। अगर ये गलती आप लोगों ने की तो इसका आधा नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। याद रखना, अगर ये आपने गलती करी तो इसका आधा नंबर सीधा सीधा डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने हिंदुस्तान टाइम्स के नीचे बहादुर शाह जफर मार्ग लिख दिया तो टीचर आधा नंबर काट लेगी, वो गलती मत करो। कोई एक याद कर लो, जनरली हमें हिंदुस्तान टाइम्स याद रहता है, हिंदुस्तान टाइम्स कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली 5, ठीक है, न्यू दिल्ली 5। उसके बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कर दिया मैंने अंडरलाइन। सब्जेक्ट में लिखा है मैंने कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे एरिया में जो पानी की सप्लाई है वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? कंटामिनेटेड का मतलब होता है डर्टी वाटर, कि हमारे एरिया में जो पानी आ रहा है बच्चों वो साफ नहीं है, हमारे एरिया में जो पानी आ रहा है वो साफ नहीं है। तो कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। अब आप लोगों ने देखा कि यहां पर हमारा जो क्या है ये सब्जेक्ट, ये काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प है, मतलब इसमें हमने ज्यादा कहानियां नहीं बनाई, हमने सिंपल से एडिटर को बता दिया कि भैया हम तुम्हें खराब पानी को लेकर एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस परेशानी को समझें। कहानी क्लियर? एक बच्चे ने बेटा क्या पूछा, मैम अगर लेटर में सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया होगा तो उसकी जगह ABC लिख दे, गलत तो नहीं होगा? नहीं बेटा, सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, 2 लाइनों में तो लिखना है। ABC हॉल लिख दो, ABC स्कूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेटर का जो एड्रेस है वो यूनानिमस होना चाहिए। यूनानिमस का मतलब है कि वो अननोन होना चाहिए, किसी का कोई स्पेसिफिक एड्रेस डालकर मत आना, ठीक है। यहां तक कहानी में किसी को कोई भी डाउट तो मुझे बता दो, क्योंकि इसके आगे जो अभी मैं तुम लोगों को बता रही हूं वो है आम जिंदगी, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे मेंटोस जिंदगी। वैसे ये भी बहुत आम तो नहीं है, ये भी आम से थोड़ी सी तो ऊपर है, लेकिन ये हो गया हमारा तोता आम, ठीक है। वो तोता आम जो हम खाते हैं छोटा वाला, तो जो वो दशहरा आम होता है, तोता आम होता है। अभी अल्फांसो मैंगो जो होता है ना, वो अच्छा रत्नागिरी का आम, यानी जिसमें हम अच्छे वाले पॉइंट्स यूज करते हैं, वो हमारी मेंटोस जिंदगी के पॉइंट्स, वो अभी बाद में है। पहले हम ये समझेंगे कि अगर तो हमें स्टार्टिंग में लेटर लिखना सीखना है कि क्वालिटी कैसे अच्छी करते हैं लेटर की, तो उसके लिए ये लेटर है। उसके बाद जो मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, वो लेटर होने वाला है, या उसके वो पॉइंट्स होने वाले हैं जो मेंटोस जिंदगी में काम आते हैं, जो बहुत ही कम अब तो हमारे सारे PW वाले बच्चे लिख कर आएंगे पेपर में, पर वैसे जनरली कम बच्चे ऐसी चीजें लिखते हैं। तो हमारा लेटर शुरू होगा बच्चों सर मैम से, उसके बाद एक लाइन आती है, और ये लाइन तो मैं कह रही हूं तुम लोग लर्न कर लो, ठीक है, लर्न दिस लाइन, क्योंकि ये लाइन लेटर टू द एडिटर में आती ही आती है। आप लिखते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहां पर वो कहते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। यहां पर बेटा एस्टीम्ड का मतलब होता है नोन, यानी आपके हमारे न्यूज़पेपर में, मान लो ये न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के 2 पार्ट्स, उस न्यूज़पेपर में इतना हिस्सा, इसे हम कॉलम कहते हैं। वो कहते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपके न्यूज़पेपर के उस जाने माने कॉलम के सहारे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज की अटेंशन इस इशू की तरफ खींचना चाहता हूं टुवर्ड्स द ग्रेव या सीरियस इशू ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इन आवर
एरिया। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि यहां पर हम तारीफ कर रहे हैं एडिटर की और उसको बोल रहे हैं कि आपके इस जाने माने न्यूज आर्टिकल के सहारे मैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज की अटेंशन खींचना चाहता हूं हमारे एरिया के गंदे पानी के इशू की तरफ। अब क्यों खींचना चाहता हूं? क्योंकि हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम का निवारण पहले कभी किसी ने किया नहीं, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि न्यूज़पेपर में दे देता हूं, एडिटर लिखेगा, लोगों तक बात जाएगी तो हो करेंगे लोग, उसके बाद अथॉरिटी तक बात चली जाएगी तो अथॉरिटी कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि आप थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द ग्रेव या सीरियस, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, इशू ऑफ द कंटैमिनेटेड वाटर सप्लाई इन आवर एरिया। ये तो हो गया बेटा इंट्रोडक्शन, पहला पैराग्राफ, जिसमें ये लाइन मेरे को एज इट इज लिखनी है कि भैया लेट इट टू द एडिटर में मैं उसको बोल क्या रही हूं करने को। दूसरी चीज, अब यहां पर बेटा इंट्रो में आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड पैराग्राफ का जो एक फॉर्मेट होता है वो होता है इंट्रो प्रॉब्लम सोल्यूशन। जो आपका सेकेंड पैराग्राफ होता है ना बच्चे, वो आप लोगों का इंट्रो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के कैटेगरी में बटा होता है। जब आप शुरू करते हो लिखना सेकंड पैराग्राफ को, तो पहले अपने टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को अलग से बता देती हूं, जब आप अपने सेकंड पैराग्राफ को लिखते हो, सेकंड पैरा लिखते हो, सबसे पहले एक इंट्रो आती है, ठीक है, इंट्रो ऑफ टॉपिक। इसमें आप टॉपिक के बारे में थोड़ी सी शुरुआत करते हो, फिर आप प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक देते हो कि आप जो कहानी लिख रहे हो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को फेस करने को मिल रही हैं, और फिर होता है बेटा सोल्यूशन, कि आप एडिटर को कुछ सोल्यूशन भी दे रहे हो अपनी प्रॉब्लम का, कि हम सिर्फ गाना नहीं गा रहे कि हमारे साथ चीजें बुरी हो रही हैं, आप उसका सोल्यूशन भी दे रहे हो कि आप ऐसा ऐसा भी करवा सकते हो, ताकि एडिटर उन सब चीजों को पब्लिश करे और कहानी आगे बढ़े। वो कहते हैं इट इज वेरी एविडेंट दैट वाटर इज नीडेड बाय एवरीवन। तो पहली लाइन बहुत जनरल उठाई गई है कि इट इज वेरी एविडेंट, कि देखो ये तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि पानी सबको चाहिए, वाटर इज नीडेड बाय एवरीवन अराउंड अस, इट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। पानी जो है वो हमारी जिंदगी की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली, ये हमने पहली लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा टॉपिक को शुरू कर दिया, डायरेक्ट से हमारी कहानियों का गाना गाना शुरू नहीं किया। वो कहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली द सप्लाई ऑफ वाटर हैज बीन इरेटिक। इरेटिक का बेटा मतलब होता है अनयूजुअल, लेकिन हम लिख रहे हैं कि हमारे आसपास जो पानी की सप्लाई है वो इरेटिक है। इरेटिक का मतलब है अनयूजुअल है, कभी आती है कभी नहीं आती है, स्ट्रेंज है, अपनी मर्जी के मालिक है, कभी चलेगा पानी कभी नहीं चलेगा। एंड इट इज मोस्टली कंटैमिनेटेड, और मोस्टली जो पानी आता है वो खराब पानी आता है। द कलर ऑफ वाटर इन द एरिया इज मडी। हमारे यहाँ जो पानी आता है उसका जो रंग है ना वो थोड़ा मटमैला है। मटमैला जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिट्टी वाला, जो पानी का कलर है वो बहुत ज्यादा मिट्टी वाला है। एंड सैंड पार्टिकल्स मोस्टली सेटल डाउन व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत देर के लिए अगर आप पानी को स्टेबल छोड़ दोगे तो मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाती है। अब कौन से पानी में मिट्टी नीचे बैठती है? तो पानी गंदा होता है। तो यानी यहां पर हम एडिटर को अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बता रहे हैं कि देखो हमारे एरिया में पानी की परेशानी ऐसी है। देयर इज अ फाउल स्मेल इन द वाटर। पानी के अंदर एक गंदी सी बास आती है, डर्टी स्मेल। पानी के अंदर एक डर्टी सी स्मेल है, पानी के अंदर एक गंदी सी बदबू है। एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू कंज्यूम इट। और हमारे एरिया के लोगों के लिए उस पानी को पीना, कंज्यूम करना बहुत ही मुश्किल काम है। रिसेंटली 4-5 पीपल इन द एरिया हैव फॉलन इल ड्यू टू द इलनेस। अब आपने क्या किया? अब आपने अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा रियल बनाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा डिटेल करने के लिए आपने बोला कि 4-5 लोग भी हमारे एरिया में हैं, वो बीमार हो गए हैं। अब इससे क्या हुआ? इससे आपने अपने पॉइंट को प्रूव किया कि भैया मैं जो बोल रहा हूं, मैं हवा में डींगे नहीं हाँक रहा हूं, पानी सच में खराब है और उस खराब पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अब 4-5 लोगों को बीमार कर दिया हमने, they were infected या diagnosed, उनको क्या निकला है? कॉलेरा, टाइफाइड, एंड द सिचुएशन इज क्रिटिकल। और इसी वजह से हमारे एरिया की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। इट सीम्स द वाटर इज अनट्रीटेड एज इवन द प्यूरिफायर्स कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव द इम्प्योरिटीज। ऐसा लगता है कि जो पानी पीछे से आ रहा है वो ढंग से ट्रीट होकर नहीं आ रहा है, यानी पानी में क्लोरीन वगैरह सही से मिलाकर नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हमारे घर के जो आरओ प्यूरिफायर्स हैं वो भी उन इम्प्योरिटीज को नहीं निकाल पा रहे। इवन द कमिटी ऑफ द एरिया हैज
फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और यहाँ पर हमने एक बहुत मेजर इशू उठाया कि हमने हमारे कम्युनिटी को भी बोला है, हमने हमारे पास वाली उनको भी बोला है, अथॉरिटी को भी बोला है कि भैया पानी का कुछ करो, खराब हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी हमारी परेशानी का कोई भी हल नहीं निकाला है। तो यहाँ पर हमने एडिटर को अपने दुखड़े सुना दिए हैं कि भैया देखो हमारे यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, पानी का हाल बहुत खराब है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दी, इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि भैया पानी तो नेसेसिटी है, पानी के बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। फिर मैंने प्रॉब्लम को बताना शुरू किया कि लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर वो पानी अच्छा नहीं आता है, पानी में स्मेल है, पानी का कलर अच्छा नहीं है, ठीक है, पानी जब रखो तो उसमें मिट्टी बैठ जाती है नीचे, लोग पी रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं, पानी में गंदी सी स्मेल है, इवन प्यूरिफायर भी ठीक नहीं कर पा रहा। और जिसको लेटर लिखा, जिसको बोला कि भैया पानी को साफ करवा के दो, वो कुछ करके राजी नहीं है। तो यानी हमने क्या किया, हमने लेटर लिख के एडिटर को अपनी परेशानी सुना दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग चाहते हैं कि हमने हमारी प्रॉब्लम को सुनाया, अब हम लोग लिखेंगे आई होप माई वाइफ व्यूज विल फाइंड अ प्लेस इन योर कॉलम एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक एडिक्वेट एक्शन इन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द आवर। अब हमने हमारी पूरी कहानी लिखी, पूरी प्रॉब्लम लिखी, और फिर हमने लिखा यहां पर कि आई होप माई व्यूज विल फाइंड अ प्लेस इन योर कॉलम एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक एडिक्वेट एक्शन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द आवर। यानी इस समय पे क्या जरूरी है। लेकिन ये लेटर मुझे अभी बहुत अधूरा लग रहा है। मुझे ये लेटर क्यों अधूरा लग रहा है, क्योंकि बच्चे यहां पर इस लेटर के अंदर एक बहुत मेजर चीज मिसिंग है, वो है सोल्यूशन। पानी खराब है, पानी खराब होने पे मैं क्या सोल्यूशन देना चाहती हूं वो तो बताओ। हाँ बेटा बोल सकते हो, कोई एक आधा बंदा मर गया, बट बहुत ज्यादा ऐसा गली को मत मार देना पूरी कि गली में लोग ही ना बचे पानी की वजह से। अभी अल्फांस मैंगो आएगा, ये थी आम जिंदगी। आम जिंदगी में अभी भी एक चीज की मिसिंग है, हमारी गुटली मिसिंग है। गुटली के लिए मुझे सोल्यूशंस बताओ, तुम लोग मुझे बताओ कि क्या सोल्यूशन हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे लेटर्स आए हुए हैं टू चेक। मेरे पास होगा आई थिंक 120 के आसपास रिस्पॉन्सेज हैं टू चेक। आई एम हैविंग माई एग्जाम्स टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। आई हैव 2 एग्जाम्स, एक कल है एक परसों है। कल और परसों के एग्जाम के बाद, परसों तुम लोगों की क्लास है, तुम लोगों की क्लास के बाद मेरी 2 क्लासेस और हैं। तो जो भी रिप्लाईज है ना आप लोगों के लेटर्स के बच्चों, वो आप लोगों को मिल जाएंगे परसों तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही मैं चेकिंग स्टार्ट करूंगी उनके। हाँ बेटा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना जरूरी है। अब सोल्यूशन में हम लोग क्या दे सकते हैं, सोल्यूशन में हम लोग दे सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो, कि फिर आप एक काम करो, अब हमारे एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर होगा तो हम लोग पानी को ट्रीट कर सकते हैं, पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं लोगों के घर आने से पहले। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं, पाइपलाइन को चेक करो, पाइपलाइन टू बी चेक्ड, कि कहीं पाइपलाइन के अंदर कोई जैम या कोई डेब्रिस ना हो जो गंदगी क्रिएट कर रहा हो। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, फिल्टरेशन वाला प्लांट लगा दिया। और क्या क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिन, क्लोरोफिन क्या मिक्स होता है, क्लोरीन मिक्स होता है, क्लोरोफिन, क्लोरोफॉर्म मिक्स नहीं होता बेटा पानी में, क्लोरीन मिक्स होता है। प्रॉपर क्लोरीन ट्रीटमेंट करके दो भैया पानी की हमें। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम लोग लिख सकते हैं ताकि हमारे जो एरिया की पानी की सप्लाई है वो सही हो। फिर वही योर सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली, फेथफुली के बाद ABC लिखकर या कुछ भी इन तीनों में से लिखकर आप लोग अपने लेटर को खत्म कर सकते हैं। ये तो थी आम जिंदगी। अब आती है बेटा मेंटोस जिंदगी। अब लेटर टू द एडिटर में मान लो कि आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हो। अब जैसे गंदा पानी मेरी भी परेशानी है और मेरे आसपास के लोगों की भी परेशानी है। अब मैंने अपने लेटर में शुरू किया थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो मैं भी करती हूं, सब करते हैं, लेकिन मुझे वो चीज नहीं करनी है, मुझे तो कुछ अलग करना है। तो अब अलग करने के लिए मैं क्या करूंगी, अब यहां पर मैं कुछ वर्ड्स को घुमा दूंगी। अब मैं थ्रू द कॉलम ऑफ एन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर की जगह शुरू करूंगी थ्रू द कॉलम ऑफ एन प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। मैंने थोड़ा वर्ड को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने थोड़ा और अच्छा वर्ड यूज किया, मैंने एस्टीम्ड की जगह प्रेस्टिजियस का यूज किया, फेमस का यूज किया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्लाइट।
अब यहां पर मैंने वहां पर क्या वर्ड का यूज किया था, वहां का मतलब था, वहां लिखा था प्रॉब्लम, यहां पर लिखा है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है जो दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, परेशानी लोग फेस कर रहे हैं, उनको मेंशन करते हुए मैंने लिखा कि मैं लोगों की परेशानियों की तरफ, आपकी एरिया की जो, हमारे एरिया की जो परेशानी है उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। टुवर्ड्स द प्लाइट यानी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ऑफ द रेजिडेंट्स। अब मैंने पीपल की जगह कौन सा अच्छा वर्ड यूज किया, मैंने यहां पर रेजिडेंट्स का यूज किया, ऑफ द एरिया ड्यू टू के आगे जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की होगी आप वो वाली प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, परेशानी, डाउट तो मुझे बता दो। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बता दो। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बेटा जाना माना। नो डाउट, ठीक है जी। मैम आई एम नॉट मैसेजिंग, क्या मुझे ब्लॉक कर दिया गया है? नहीं बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा इसीलिए, अनब्लॉक तो कुछ गलत नहीं लिखा होगा तो ब्लॉक नहीं होगा। हाँ बेटा लिख सकते हो, चलेगा। योर्स ओबीडियंटली इग्नोर, ओबीडियंटली का मतलब होगा कि आप उनको ऑब्लाइज्ड हो या आप उनके शुक्रगुजार हो, बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। लेटर राइटिंग में योर सिंसियरली एबीसी राइट साइड में लिख सकते हैं। कोशिश करना बेटा मत लिखना राइट साइड में, क्योंकि कराते नहीं है। ये बच्चा लिख रहा है मिक्सिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेटा गला सड़ते हुए जाएगा बुरे तरीके से, ये मत लिखना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। चलो अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हमें डायरेक्टली कहानी में कूदना नहीं है, हमें जैसा मैंने बताया कि एक इंट्रोडक्शन देनी है। तो यहां पर मैं इंट्रोडक्शन के लिए एक बड़ी अच्छी सी लाइन यूज कर सकती हूं कि वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। जैसे मैंने वहां लिखा था वाटर इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यहां मैंने लिखा वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर का मतलब क्या है, वो हमारी जिंदगी का वो है, यार वो पीते क्या है हम लोग, चरनामत है, या चरनामत भी होता है, एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, अमृत। अमृत ये वाली नहीं होती, अमृत की स्पेलिंग ये होती है। हम ये कह रहे हैं कि जिंदगी में पानी जो है वो हमारा अमृत है, एंड इट इज मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लेकिन और वो सब लाइफ फॉर्म्स, भले वो इंसान हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबके जीने के लिए जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, डिनाइड या रॉब्ड, उनको वो चीज नहीं मिल रही है, उस चीज की कमी है। ठीक है, क्या है, उस चीज की कमी है। अब ये देखो, वो थी आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, क्योंकि इसमें हमने सेंटेंसेस को थोड़ा सा अच्छा कर दिया, हमने लैंग्वेज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। डैश इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब मान लो पानी के ऊपर कहानी नहीं है, किसी और चीज के ऊपर है, तो आप लिख सकते हो कि ये हमारी जिंदगी की बहुत जरूरी चीज है, बट आई रिग्रेट टू स्टेट दैट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दैट। मान लो पानी की जगह आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके नोट्स मैं आप लोगों को दूंगी बच्चे, इसके मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगी, क्योंकि उसमें सारे लेटर्स लिखे होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक प्रॉब्लम जो भी चीजें हैं वो सब लिखा होगा उसके अंदर। ठीक है, डैश इज वन ऑफ द बेसिक सिविक एम्यूनिटीज। सिविक एम्यूनिटीज का मतलब क्या होता है, रोज में काम आने वाली चीजें, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, की ये चीज गवर्नमेंट हमें देगी, बट इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट दैट आवर गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड इट। लेकिन ये बड़ी ही दुख की बात है कि गवर्नमेंट हमें ये चीज नहीं दे पाई है। यानी कुछ अच्छी अच्छी लाइंस को आप लोग यूज कर सकते हो अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग को बनाने के लिए। अब उसके बाद जब आप लोगों को कहानी में मेन बात लिखनी है, ये पैरा 2 की बात आती है। ठीक है, ये पैरा 2 में आप लोग क्या लिखोगे, पैरा 2 में आप बताओगे कब से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कितना टाइम हुआ है आपको इस प्रॉब्लम को। मैंने अमृत की स्पेलिंग में कुछ गलती करी है ना शायद, देखते हैं, चलो छोड़ो। पैरा 2 के अंदर आप लोग लिखोगे कि कब से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और इसके सबसे ज्यादा बड़े सफरर्स कौन है। भले ही वो वाटर पोल्यूशन है, वो एयर पोल्यूशन है, वो खाना ना मिलना है, वो ठीक है सही से रहने की जगह नहीं है, डेंगू के मच्छर फैल गए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर चोरी चकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रोड रैश हो रहा है, कोई भी। हाँ बेटा अमृत गलत लिखा है ना, अमृत में ये नहीं आएगा, पूरा वापस ही लिख देते हैं। भैया मैं अंग्रेजी की टीचर हूं ना, हिंदी नहीं आती ठीक से।
Who was the worst sufferer and why? और कौन उसका सफरर होगा, कौन उस चीज को फेस करेगा, हम वो बताएंगे। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, एनिमल अब्यूज हो, पीपल हो, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, उसमें सबसे ज्यादा फेस करने वाला कौन है? एफर्ट्स मेड आर स्पेसिफाइड। उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या क्या एफर्ट्स लोगों ने किए थे। ये आप लोगों के पैरा 2 का सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है, ये आपके पैरा 2 का सॉल्यूशन पार्ट है। इसमें आप कैसी लाइंस डाल सकते हो? फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स टू लोकल अथॉरिटीज हैव यील्डेड नो रिजल्ट, यानी गिवन नो रिजल्ट, कि हम लोगों ने कंप्लेंट करी है लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। इवन आफ्टर रिपीटेड कंप्लेंट्स, बहुत बार कंप्लेंट करी गई बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, कुछ भी नहीं किया गया है। इट सीम्स एज इफ आवर प्ली, ऐसा लगता है कि हमारी रिक्वेस्ट इज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, मतलब नॉट लिसन्ड, कि हमारी जो बातें हैं वो ऐसे बहरे लोग सुन रहे हैं, बिकॉज हमारे पॉइंट के ऊपर ध्यान किसी ने भी नहीं दिया है। द रेजिडेंट्स हैव बीन रेजिंग दिस इशू विद कंसर्न्ड अथॉरिटीज, लोगों ने कोशिश करी है कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बोलने की, लेकिन सो फार हमें सिर्फ झूठे वादों के अलावा, झूठी डिक्लेरेशंस, झूठे प्रोमिसेस के अलावा कुछ नहीं दिया गया है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया है। The concerned authorities assured the residents to ease the situation. Concerned authorities ने बोला है कि चीजों को अच्छा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी रेमेडियल या करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया है, यानी कोई भी चीज नहीं करी गई है इस चीज को सही करने के लिए। इट इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड हम चाहते हैं कि आप इसे एज अ प्रायोरिटी एक्सेप्ट करें। यहां पर बच्चे अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो यहां पर आपकी जो टोन है ना वो थोड़ी सी असर्टिव है। असर्टिव का मतलब क्या है? आप चाह रहे हो कि हम सामने वाला हमारी बात को सुने, हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमें हवा में ना ले और हमारी प्रॉब्लम का निवारण कर दे, ठीक है। A lot has been said again and again, but I think it is action time now. मैंने ये सुना है कि बहुत सारी बातें बोल दी गई हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अब मुझे लगता है एक्शन टाइम आ गया है। बात मान लेनी चाहिए और चीजों को सॉल्व कर देना चाहिए। समझ में आया? श्योर सिंस द रेजिडेंट्स टू ईव द, क्या लिखा है बच्चे ने? हाँ बेटा कर सकते हो। एक बच्चा लिख रहा है तुम लोग लड़कियों के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बोलूं मैं इसको? थोड़ी चैट पढ़ते हैं, चलो क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग। यहां तक समझ में आ गया? कुछ अच्छा लिख रहे हो तुम लोग? डेडिकेटेड बच्चे हो भाई तुम लोग। क्लास में आधे बच्चे लिख रहे हैं यस मैम यस मैम यस मैम, और आधे बच्चे लिख रहे हैं भाई इससे बात करी इससे बात करी इससे बात करी। मतलब डेडिकेशन लेवल अलग है तुम लोगों का चैट करने का। एंडिंग कैसे लिखोगे? आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, की लोग अपनी नींद से उठेंगे एंड प्रोवाइड मच नीडेड बेसिक सिविक कम्युनिटीज या सर्विसेज, जो चीजें चाहिए वो दी जाएंगी टू द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी। आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल एक्सपेडाइट का मतलब है स्पीड अप, यानी इंक्रीज देयर स्पीड, वो यानी जो भी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है उसका सॉल्व करने में अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। एंड रिलीव द मच हरास्ड रेजिडेंट्स, जो लोग परेशान हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि वो इस फालतू की इनकन्वीनियंस और टॉर्चर से बाहर आ सके। ये थी बेटा मेंटोस जिंदगी। इस मेंटोस जिंदगी का ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली इसी को उठाएं और लर्न कर लें। लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर लर्न नहीं हो तो ये लैंग्वेज देख लो कि ऐसी एक एक लाइन भी अगर आप उठा लेते हो ना तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। ये एक्चुअली मेंटोस जिंदगी आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकती है। मतलब लेटर में ऐसे पॉइंट लिखने के बाद 4.5 से नीचे स्कोर नहीं जाएगा, ये गारंटी मैं लेती हूं। ऐसे पॉइंट लिखने के बाद 4.5 से नीचे स्कोर नहीं जाएगा। अगर ये पॉइंट तुम लोग ऐसे ही लिखते हो तो, जैसा बता रही हूं अगर वैसे ही लिखते हो तो, बाद में तुमने कुछ गलत लिख दिया 3.5 आ गए, फिर तो मेरे पीछे पड़ जाओगे कि मैम ये तो आपने क्या बोल दिया था, आपने तो बोला 4.5 आएंगे, 3.5 आ गए, अब बताओ क्या करें। तो जैसा बोला है वैसा करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। कहानी यहां तक बता दो। कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में मैं देखने वाली हूं और आगे बढ़ने वाली हूं। मैम लेटर में सर मैडम के बाद इनकेस गलती से कॉमा यूज किया है तो मार्क्स कटेंगे? हाँ बेटा कटेंगे, जरूर कटेंगे, कोशिश करना ना करो। मैम इजंट द टोन अ बिट हार्श? नहीं बेटा, द टोन इज नॉट अ बिट हार्श बिकॉज द रीजन इज कि हमारी प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन किया नहीं गया है। तो अब जो हम लेटर लिख रहे हैं ना, हम एडिटर को भी इसे लिख रहे हैं कि भाई तू भी लिख, तू बता हमारी प्रॉब्लम सामने वाले को, ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो कुछ एक्शन ले ले। मैम प्रायोरिटी मीन्स मतलब जो चीज आपकी उस समय पे जरूरत हो,
मैम क्या हम लेटर राइटिंग के साथ रिप्लाई को भी, नहीं नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, 10 नंबर की राइटिंग स्किल नहीं है, सिर्फ 5 नंबर की है, छोटा सा ही लिखना, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। बेटा नोट्स ना आप लोगों के यहाँ लेक्चर के यहाँ पे फिर नोट्स का एक ऑप्शन होता है जब आप लोग, और यहाँ पे DHA या DPP का ऑप्शन होता है, तो यहाँ नोट्स में समरी नोट्स करके जो भी टॉपिक होता है उसके समरी नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। लेटर के समरी नोट्स कल तक डल जाएंगे। हाँ बेटा यू हैव टू लीव लाइन। थैंक यू बच्चे। रक्षिता मैम रिस्पेक्टफुली सिंसियरली एंड फेथफुली कब और किस टाइम लिखते हैं मैम प्लीज टेल मी। ओ थैंक यू बच्चे। तो यहाँ पर बेटा जब आप ये वाले लिखते हो ना, ये मैंने कहाँ पे लिखते हैं सिंसियरली, जब आपको नाम पता है तो आप लोग वहां पर, जब आपको नाम नहीं पता, जब आप सर मैम लिख रहे हो तो सिंसियरली का यूज करोगे, जब आपको नाम पता है तो आप फेथफुली का यूज करोगे। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैम, स्कूल सर ने बताया था कि सेंडर्स एड्रेस में हिंदुस्तान टाइम्स के नीचे न्यू दिल्ली और पिन कोड में लिख सकते हैं। हाँ बेटा लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं होता है तो लिख सकते हो, पर मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर नंबर स्कोर करना है तो किसी के हाथ में कोई पॉइंट मत दो, बिकॉज लेटर में एक आधी चीजें याद करनी है यार। एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली 111005, बस इतना ही करना है। ठीक है मैम, ओबीडियंटली नहीं लिख सकते, अवॉइड करना ओबीडियंटली पुराना हो गया। हाँ लिख सकते हो बेटा, क्लीनिंग ऑफ पाइपलाइंस। हाँ वाटर से रिलेटेड बेटा पॉइंट पेपर में आते हैं, जरूर आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आता है बच्चे जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन हमारा एक नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर है। एक बार आप लोग मुझे बता देंगे, पिछले तक में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक बार जरा मुझे बता दो, मैं जब से पहले इस लेटर को स्टार्ट करूं, एक बार मैं तुम लोगों में से जान लेना चाहती हूं कि तुम लोगों में से कौन कौन एक्चुअली जॉब करना चाहता है। जॉब कौन कौन करना चाहता है? जॉब का प्लान किस किस का है? यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, नो मीन्स नो। क्या क्या लिख रहे हो? नो नो बेटा लोकल डेली, हाँ ये सवाल 2-3 बार आया था। जैसे नेशनल डेली होता है वो न्यूज़पेपर जो पूरे एरिया में आता है, और लोकल डेली होता है वो न्यूज़पेपर जो पर्टिकुलरली किसी एरिया के अंदर ही आता है, उसको हम लोग लोकल डेली कहते हैं। जैसे मान लो पंजाब केसरी है, तो पंजाब केसरी दिल्ली में ही आता है, फॉर एग्जाम्पल अब पंजाब में ही आता है तो वो लोकल डेली हो गया, लोकल न्यूज़पेपर हो गया। दैनिक भास्कर ये लोकल न्यूज़पेपर हो गया। कोई भी तूफान एक्सप्रेस, कैसे भूल जाऊं, तूफान एक्सप्रेस इज अ लोकल डेली। तूफान एक्सप्रेस लोकल डेली है। कहाँ पे आता है? ऐसे मुंबई में तो आता है, कोई पढ़ता होगा नहीं पढ़ता होगा वो भी नहीं पता। एस्केप द मैट्रिक्स बेटा मेरे को भी बता देना, हाउ टू एस्केप द मैट्रिक्स इवन आई वांट टू गो। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़े। तुम लोगों की एज क्या है वैसे? 15, 16, 17, 18? 18 तो नहीं होगी, अब तुम लोग 12th में आए हो, तो मोस्टली यहाँ पर सारे 16 और 17 वाले बच्चे होंगे ना। आई वॉन्ट टू क्लियर SSC CGL। बेटा मैंने खुद SSC CGL ट्राई किया है, एंड आई नो दैट SSC CGL इज अ वेरी खतरनाक थिंग टू ट्राई। एंड वन थिंग दैट आई नो इन SSC CGL इज, जो मेरा मूड खराब हुआ था SSC CGL की वजह से, मैंने पूरा एक साल, पूरा का पूरा एक साल आई वर्कड वेरी हार्ड कि भैया मेरा SSC CGL क्लियर हो जाए, SSC CGL क्लियर हो जाए। बट एंड मोमेंट पे कट ऑफ गई थी 120, मैं थी 96 पे, तो मेरा आई थिंक 24 मार्क्स से रह गया था। द मेन रीजन इज कि मेरा मैथ्स बहुत खराब था, अभी भी खराब है, नथिंग टू बी वेरी प्राउड अबाउट। मेरे को मैथ्स नहीं आता है मतलब मैं बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत कर सकती हूँ, बट इफ़ यू आस्क मी कि भैया आप हमें कंपाउंड करके दिखाओ और ये परसेंटेज भी निकाल लेती हूँ, बट इफ़ यू से कि भैया वो करो, ट्रिगो करो, ओहो वो मेरे से नहीं होता है। तो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट इन मैथ्स जो मुझसे नहीं होता है। मुझसे ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर गोइंग टू आस्क मी कि सर्कल में से ट्राइंगल बताओ कि इसमें इसका क्या एरिया होगा या
उसका पेरीमीटर बताओ, या पेरीमीटर तो बेसिक तो बता सकते हैं, बट अगर वो मुश्किल वाला हो ना तो आई कैन नॉट डू दिस। तो मैथ्स इज समथिंग जिससे मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो ऐसे ऐसे सीजर कर रहे हो बेटा तो मैथ्स पक्का कर लेना अपना। एक बच्चा कह रहा 10,000। बेटा इसी जन्म के हो या पिछले युग से आए हो तुम। एक बच्चे का डाउट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैम किस चीज़ का एग्जाम है? बेटा मेरे मास्टर्स का एक लास्ट एग्जाम बचा है, तो वही एग्जाम देना है मुझे कल। लास्ट लेसन का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा बेटा, किसी और फोन में ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके ट्राई करो, डाउनलोड हो जाएगा। मैम पढ़ाकर हम इतने काबिल बन जाएंगे कि हमें जॉब लेने, मैम आपसे पढ़कर हम इतने काबिल बन जाएंगे कि हमें जॉब लेंगे नहीं जॉब देंगे। वेरी गुड तेजस्वी बच्चे, ऐसे ही होना चाहिए। एक बार मेरा नाम ले लो, राशिद खान। ले लिया भैया। लेटर राइटिंग में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं नहीं नहीं, कभी गलती से भी इंग्लिश मत लिखाना, टीचर बिल्कुल ही नंबर काट लेगी, 0 कर देगी, मत करना ये गलती। चलो अब जॉब एप्लीकेशन बचे 10 मार्क्स। अब तुम लोगों के नए सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स। अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम निकलेगी तो जॉब एप्लीकेशन को वापस से 10 मार्क्स का भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये जॉब एप्लीकेशन लिखनी कैसे है। जॉब एप्लीकेशन एक थोड़ा बड़ा राइटिंग स्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है लिखने में, क्योंकि ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ना हमें कहानियां नहीं बनानी पड़ती, सिंपल बातें लिखो और लेटर पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसमें ना मुझे अपनी तारीफ करनी है, और मुझे अपनी इतनी तारीफ करनी है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। आई हैव टू बी अ सेल्फ फ्लैटरर कि भैया मेरे को अगर तुमने जॉब पे रख लिया तो मुझसे अच्छा काम तुम्हारा कोई करेगा नहीं। मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं परसिवरेंट हूं, मैं बहुत अच्छा टीम मेंबर हूं, मैं बहुत फ्रेंडली हूं, मैं बहुत टीम लीडर हूं। ये सब मतलब अपनी तारीफें भर भर के करनी है, ठीक है। तो जितना आप बताओगे लेटर के अंदर, अपनी तारीफें करोगे, उतना अच्छा आपका जॉब एप्लीकेशन का लेटर बनता जाएगा, ठीक है। मैम आर्टिस्ट बनेंगे और 7 करोड़ की पेंटिंग बेचेंगे। बेटा तुम कौन सी पेंटिंग बेचोगे? वेलकम मूवी में अनिल कपूर की पेंटिंग देखी थी, वो गधे के ऊपर घोड़े वाली, वो बिकेगी 7 करोड़ में। वो बनाना एक बार, क्योंकि मुझसे तो कभी बनी नहीं वो। चलो इसके अंदर रेज्यूमे में आपको अपनी जिंदगी का एक बायोडेटा देना है कि आपका क्या नाम है, आपका क्या फोन नंबर है, क्या बर्थ डेट है, क्या एज है, कितनी लैंग्वेज आती है, क्या मैरिजल स्टेटस है, कितना पढ़े हो, कितना काम किया है, आप सैलरी कितनी मांगते हो उनसे। और अगर वो चाहें तो किन्हीं 2 बंदों से आपके बारे में पूछ भी सकते हैं कि भैया इसने अपने रेज्यूमे में इतनी इतनी कहानियां लिखी हैं कि भैया ये तो बिल्कुल ही एलॉन मस्क का बिल्कुल उसके नीचे काम कर रहा था, तो तू बता ये कहानियां कितनी सच हैं और कितनी नहीं है, ठीक है। तो यानी यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें लिखे जाते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया लेटर है, तो मजा आता है जॉब एप्लीकेशन करने में। इसमें कहानी में क्या करना है, इसमें आपको टू दी पॉइंट लिखना है। क्वालिफिकेशंस, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसे अगर आप वो बिल्कुल ही वो ऊंचे टीले का छोटा पंडित बन के जॉब लेने जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो नहीं करना है। एंड टोन शुड बी फॉर्मल, यानी जब आप अपने लेटर को लिखते हैं तो आप लोगों की जो टोन होनी चाहिए ना वो फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल का मतलब है कि आप लोगों को कहानियां से दोस्त बिड़ू ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, बहुत फॉर्मल रखना है कि जैसे आप सामने वाले से जॉब मांग रहे हैं तो बहुत ही सीरियस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। भाई हमारा एड्रेस कैसा रहेगा? सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन जिसमें रेजिडेंस का नंबर, लोकेलिटी, और फिर सेकंड लाइन में आपका स्टेट और पिन आएगा। दूसरे में डेट डालोगे आप लोग 20 जून और आपका मंथ, यानी आपका वही फॉर्मेट रहेगा। मैं तो भैया ये फॉर्मेट सपोर्ट करती हूँ, DDMM YYYY, यानी डेट मंथ ईयर को मेंशन कर दो। उसके बाद अब आप लेटर किसको लिख रहे हो? जैसे बेटा पिछले लेटर को चलो छोड़ो पढ़ लो। एक बच्चे ने एक अच्छा पॉइंट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक पॉइंट लिखा था, मेरा मन करा उससे बात करने का लेकिन मैं नहीं कर रही। चलो पढ़ते हैं। टू मैनेजर या रिक्रूटर, तो यानी अब जिस भी बंदे को आप लेटर लिख रहे हो कि भैया हम आपके पास आए हैं जॉब लेने के लिए, तो वो या तो कंपनी का मैनेजर होगा या वो आपका रिक्रूटर होगा, यानी वो कोई HR का, ह्यूमन रिसोर्स का बंदा होगा जिसको अब आप ये लेटर लिख रहे हो। तो यानी आपको पहले वो बताना पड़ेगा कि ये लेटर किसको लिखा जा रहा है, यानी आपकी ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, आपका ऑथराइज्ड पर्सन कौन है वो बताएंगे। फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा 3 लाइन में, जिसके अंदर आप लोगों का कंपनी नेम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बच्चे मेंशन करके दिया होगा जो आपको लिखना है,
ठीक है, उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। क्वेश्चन में दिया होगा बच्चे कि आप लोगों को दिया होगा कि आपको कौन सी डेजिग्नेशन और पोस्ट का मतलब बच्चे सेम होता है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए ये लेटर लिखना है, आप कौन सी पोस्ट के लिए सामने वाले को लेटर लिख रहे हो। बोलो बेटा अंशिका, इतना बड़ा मैम लिखा है, बता दो क्या हुआ। तो जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश अंडरलाइन करके फिर लिखेंगे सर मैम और कहानी कर देंगे शुरू। अब सबसे पहला पैराग्राफ बच्चे क्या होता है, सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखोगे, दिस इज विद द रेफरेंस टू जॉब वैकेंसी इन योर कंपनी। ये लाइन कंपलसरी है, ये लाइन आप लोग एज इट इज लिखेंगे कि ये किससे है, ये रेफरेंस है उस जॉब वैकेंसी से जो आपकी कंपनी में, फर्म में, स्कूल में निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। और अब आपने एक पॉइंट ये भी छोड़ा हुआ है किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, वो मैंने पॉइंट इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो जब आएगा तभी मैं आपको, क्वेश्चन जब आएगा तभी पता लगेगा। यहाँ पे कंपनी मैंडेटरी, ये कंपल्सरी लाइन है, ये ऐसे ही शुरू किया जाएगा, ठीक है, ये कंपल्सरी लाइन है, ये ऐसे ही शुरू किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ डैश प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। जनरली बच्चे जो भी जॉब की वैकेंसी निकलती है ना वो न्यूज़पेपर में निकल कर आती हैं। कौन सा न्यूज़पेपर, HT इज हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, डेटेड जून 15, 2022। और मैंने ये डेटेड, ये बहुत लाइन जरूरी है बच्चे, ये डेटेड वर्ड आना बहुत जरूरी है। HT डेटेड इतना, ये डेटेड के आगे कॉमा नहीं लगेगा, ये चीज को याद रखना। डेटेड के आगे अगर आपने कॉमा लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, डेटेड के आगे कॉमा नहीं लगेगा, डेटेड 15 जून इतना। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखनी है, अब ये सेकंड लाइन जो है बेटा ये भी कंपलसरी है कि आपकी इस जॉब से मेरी स्किल्स और मेरा एक्सपीरियंस मैच करता है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उनसे मेरी स्किल और मेरा एक्सपीरियंस मैच करता है, तो मैं आपकी कंपनी में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी इन योर कंपनी, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। यानी पहली में मैंने लिखा कि भैया मैंने आपकी कंपनी की एक जॉब पोस्टिंग देखी थी इस पर्टिकुलर न्यूज साइट पे या इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, और मैंने फिर क्या किया, ओहो भाई गॉड, और मैंने फिर क्या किया, मैंने उस न्यूज़पेपर में देखा और मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा जो स्किल सेट है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपकी जॉब के क्वालिफिकेशन से मैच करता है, आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है, तो इसीलिए मैं आपकी कंपनी में जो जॉब वैकेंसी है उसमें अप्लाई करना चाहता हूं। यहां तक में किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, मैम HT की जगह फुल ही लिख दें, हाँ ले बेटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मेरा भी नाम ले लो, अर्पिता। सब्जेक्ट के बाद स्पेस देना है या नहीं, सब्जेक्ट के बाद स्पेस एज ए नेक्स्ट लाइन में स्पेस देना है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, यू कैन लीव इट एज वेल। मैम वर्ड लिमिट ऑफ जॉब एप्लीकेशन बेटा 120 to 150 वर्ड्स। मैम ये बता दीजिए कि MP बोर्ड में क्या हमेशा तरीके से, हाँ बेटा एब्सोल्युटली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मार्क का ही आता है वो बेटा, बोर्ड पे डिपेंड करता है। CBSE में 5 मार्क का है, स्टेट बोर्ड में 10 मार्क का है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परजीवरेंट, बेटा परजीवरेंट का मतलब होता है एक इंसान जो डेडिकेशन से लंबे समय तक काम करता रहता है। मैम ये हाँ वेरी गुड, मैं भी यही सोच रही थी कि मैम ये 10,000 साल वाला भिड़े के जमाने का है, हमारे जमाने की बातें करता है। हाँ गोलू कुमार ले लिया आप, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू एवरीवन जो मुझे कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट बोल रहे हैं, पर वो तो कल का एग्जाम ही बताएगा क्या होता है। चलो सेकंड पैरा में अपनी तारीफें करनी है भर भर के। सेकंड पैरा इज ऑल अबाउट सेल्फ फ्लैटरी। इसमें मुझे अपनी तारीफें करनी है कि भैया मुझसे अच्छा कोई नहीं है आपके जॉब के लिए, रख लो, मैं कल आ जाऊंगा, मुझे कल रख लो, तुम मुझे पैसे दोगे नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आज जॉब पे रखो। चलो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे मैं यहाँ पर पोस्ट में अप्लाई करना चाहती हूँ, क्या है, मैथमेटिक्स पार्ट सेम, आई एम ठीक है, क्रैक्ड एग्जाम इन सेकंड अटेम्प्ट, वर्ल्ड बेस्ट सिनेरियो इन फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड एडवांस डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है चलो एक काम करते हैं, हमें ना अकाउंट्स टीचर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अकाउंट्स का टीचर चाहिए, अकाउंट्स टीचर चाहिए हमारे स्कूल के अंदर, ठीक है ठीक है। तो
अब मुझे क्या करना है, मुझे स्कूल में चाहिए अकाउंट्स टीचर। तो हमारे पास एक बंदे का रेज्यूमे आता है, हमारे पास रेज्यूमे आता है और थैंक यू एवरीवन, अब पढ़ लो प्लीज। हमारे रेज्यूमे में क्या लिखा होता है, वो लिखते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स। वो शुरू करते हैं अपनी ही कहानी से, वो लिखते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, कि भैया मैंने मैथमेटिक्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। अब ये भी मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूं कि अगर आप कौन से पोस्ट के लिए आप लोगों की क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। अभी पहले ये समझते हैं। वो कहता है मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैथमेटिक्स में एंड हैव अ वास्ट नॉलेज अबाउट द सेम, और मेरे को मैथ्स के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज है। आई एम अ प्रोफिशिएंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने पहले मैथ्स में मास्टर्स करी, फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी और फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मैं क्लियर हो गया। आई हैव क्रैक्ड माई एग्जाम इन द सेकेंड अटेम्प्ट। अब यहां पर मैंने अटेम्प्ट क्यों मेंशन किया है, टू शो माई एबिलिटी। अब जनरली बच्चे बहुत बारी ना लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो कहता है कि भैया मैंने तो सेकंड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर दिया, उसने हमने करी तारीफ की, देखो बाकी लोगों को लगते हैं 5 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट, दूसरे ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर दिया। थैंक यू बेटा शीतल, अब पढ़ लो। I am well versed with all the adverse scenarios in the field of accountancy of past 11 years. Well versed मतलब well known, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अकाउंट की सिचुएशन के अंदर all the adverse scenarios यानी worst case scenario, कुछ भी खराब अगर हो जाता है किसी भी सिनेरियो के अंदर तो मुझे पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, और ये करते करते मुझे ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं। यानी यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है कि भैया मेरे को पढ़ाते हुए या काम करते हुए इस फील्ड में 11 साल हो चुके हैं। I have also completed an advanced diploma in the field of accountancy। फिर मैंने अपनी तारीफ करते हुए लिखा कि मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट के अंदर। मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूं और मैं कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेता हूं। सेकंड पैराग्राफ में मैंने सिर्फ तारीफें करी हैं अपनी कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, मतलब मैंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अपनी स्पेसिफिकेशंस को लिखा। थर्ड पैरा इसको तो रट लो तुम लोग, कंप्लीटली लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि इसमें क्या क्या लिख सकते हो तो लिख लो। आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे। अब मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे इंटरव्यू में बुलाएंगे, उससे पहले मैं ही बता देता हूं कि मैं किसी भी दिन पे इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूं। ऑन एनी वर्किंग डे, आप मुझे किसी भी वर्किंग डे पे बुला लो, बिटवीन 10 AM to 6 PM, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक किसी भी दिन के वर्किंग आवर्स में मैं आ सकता हूं और आपको इंटरव्यू दे सकता हूं। I have attached all my documents and testimonials for your assistance। मैंने ये भी लिखा कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल का मतलब होता है चेक्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके ऑथराइज्ड मार्कशीट्स आती हैं। ऑथराइज्ड मार्कशीट्स हमने बोला कि हमने जो जो बोला कि भैया मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है सब कुछ, तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन चीजों को प्रूव करते हैं मैंने वो सब भी लगा दिए हैं कि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आई होप दैट आई विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। लास्ट में मैंने कंपनी को बोला कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों के फायदे के लिए काम करूंगा एंड आई विल कंटिन्यू टू बी एन एसेट फॉर योर कंपनी, और मैं आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा ही इंसान प्रूव होऊंगा। यानी यहां पर मैंने अपने भर भर की तारीफें कर दी कि भैया मैंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बुला लीजिए ताकि जब मैं आऊं और आपके सामने आपकी कंपनी में काम करूं तो आपकी कंपनी का काम करते हुए मैं आपकी कंपनी का फायदा कर सकूं। लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर कंपनी। कॉर्डियल का मतलब होता है बेटा ऑन गुड टर्म्स। जब आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हो किसी के भी साथ, तो यानी आप उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप में हो, यानी ऑन गुड टर्म्स, आपके जो हाल हैं वो सही हैं बिल्कुल। थैंकिंग यू योर सिंसियरली ABC। इस तरीके से ये तो बना सिर्फ लेटर, ठीक है बच्चों, ये बना सिर्फ लेटर। अब ये लेटर यहां पर खत्म नहीं होता, इस लेटर के अंदर बच्चे आप लोग साथ में एक और चीज ऐड करते हो, और वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का रेज्यूमे। इन लेटर्स के अंदर एक और चीज ऐड होती है, वो होता है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे क्या होता है, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहां पर मुझे क्या क्या मेंशन करना है मैं वो बता देती हूं। यहां पर बच्चे सारी कहानी आएगी हमारे इंफॉर्मेशन की कि क्या क्या चीजें हमारी इंफॉर्मेशन है, यानी हमारे बायोडेटा में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही ले लिया है, मेरा नाम, अपना मैंने नाम दिया, फिर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, एज दिया, जेंडर दिया, एड्रेस दिया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी,
कैटेगरी की, यानी आप कौन से हो, आप मतलब कौन सी कैटेगरी से हो, आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी चीजें हैं वो सारी आप डालोगे। लैंग्वेजेस नोन, कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे मुझे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी आती है, लाइक आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी एज वेल, आई डोंट नो हाउ टू राइट पंजाबी बट आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। तो मैंने यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स दे दी हैं। ओए होए क्या दिक्कत है। तो पहले पैराग्राफ में बच्चों जो भी डिटेल्स आती हैं वो बेसिक डिटेल्स आती हैं, यहां पर सारी बेसिक डिटेल्स आती हैं। ऑल द बेसिक डिटेल्स आर टू बी मेंशन्ड हियर, कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, और जो भी बच्चे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, भैया ये मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, इट इज 3 दिसंबर, तो ये मेरी ओरिजिनल बर्थ ऑफ डेट है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो। उसके बाद आपका फोन नंबर विच इज एक्चुअली नॉट माई फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, कैटेगरी एंड लैंग्वेजेस नोन। ये 11 चीजें इंपॉर्टेंट है। 11 थिंग्स, ये 11 थिंग्स तो बेटा जरूरी हैं ही, लेकिन ये तो थी केक वॉक, छोटी छोटी आसान चीजें। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट केस, दैट इज द क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या चीजें ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन के अंदर बच्चों आप लोग क्या ऐड करेंगे, क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग ऐड करेंगे आप लोगों की जो आप लोगों ने पढ़ाई करी है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है, ठीक है, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है। एंड इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इट ऑलवेज गोज इन न्यू टू ओल्ड। ओए होए, जब भी आप लोग इसको लिखते हैं तो आप लोग इसको न्यू टू ओल्ड करते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हैं बच्चों, बेटा कैटेगरी इसके अंदर हाँ 24 है, वो वहां पर सारा कुछ उल्टा लिखा है, तभी मैंने उसको हटा दिया है। अरे भाई आई एम ऑलरेडी 24, आई गेट 24 दिस ईयर। अब पढ़ लो। ओ गॉड गर्मी लग रही है अब तो। हाँ, तो आप लोग कुछ भी लिखते हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, दैट इज फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, ठीक है। हाँ, क्योंकि why should I give all those information to you guys? But obvious. Okay. हाँ, तो जो भी आप क्वालिफिकेशन देंगे आप उल्टा देंगे। अब जैसे मैंने वहां पर लिखा था कि इट इज 11 ईयर्स, ठीक है, उन अंकल को है जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, उनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखना शुरू करेंगे ना, वो आज से 11 साल पीछे चली जाएंगी। नाउ दिस लेटर वाज रिटन बाय मी इन 2022, ठीक है, 2022 में ये लेटर मैंने लिखा था। तो अगर आप ये देखो उसके अंदर यहाँ पर लिखा है एमएससी इन मैथ्स, तो यानी अगर मैं 11 साल पीछे चली जाती हूँ तो वो सबसे पहले आएगा 2011 में। अब जब भी आप यूआर का मतलब ना जनरल कैटेगरी होता है, तो आप जब भी यहां पर लिखोगे, आपने लिखा 11 साल पहले। अब मास्टर्स होती है 2 साल की, 2 साल की मास्टर्स के पहले अब आप आते हो अपनी ग्रेजुएशन में, तो 2 साल पहले यानी 2009 में मैंने अपनी बीएससी करी मैथमेटिक्स के अंदर। उससे पहले ही 2011 में मैंने आपके इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बोर्ड से अपना सीए कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उससे कितने साल पहले, 5 साल लगे मुझे सीए की पढ़ाई को क्लियर करने में। उससे पहले 2006 में फिर मैंने अपनी क्लास 12th पास करी 93% के साथ। फिर क्लास 10th जिसे मैं मैट्रिक कहती हूं, फिर मैंने वो कंप्लीट करी उससे 2 साल पहले 2004 में। यानी ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितना भी एक्सपीरियंस बच्चे आप देते हो, ठीक है, जितना भी एक्सपीरियंस आप देते हो उसके हिसाब से ही आप लोग अपने क्वालिफिकेशन की डेट्स देते हो। क्वालिफिकेशन की टेबल ऐसे ही बनेगी जिसमें सबसे पहले आप ऊपर एक क्वालिफिकेशन दोगे, उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड दोगे, उसके बाद आप एक ईयर ऑफ पासिंग दोगे कि आप कौन से साल में पास हुए हो, और उसकी परसेंटेज और सीजीपीए जो आप बना सकते हो। अब बच्चे ये सारी इंफॉर्मेशन ना इमेजिनरी होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इमेजिनरी होनी चाहिए। ये सब लिखने के बाद एक्सपीरियंस, अब जैसे मैंने यहां पर लिखा कि मेरे को ज्यादा लंबी कहानी करनी नहीं कि मैंने 2 जगह में काम किया, 3 जगह में काम किया, सो आई गेव इट एज 1 कि मैंने एक ही जगह पे काम किया एंड दैट इज इन टाटा पावर्स। तो मैंने लिखा एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स इन टाटा पावर्स। नाउ सैलरी एक्सपेक्टेड इट इज 15 LPA, दैट इज 15 लाख पर एनम सीटीसी। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ उस पर्टिकुलर चीज के साथ आपको कितनी सैलरी देनी है, तो आप एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स लिख दो, ठीक है। आप उसको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी आप रख लेना।
उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको देना है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी बायोडेटा में दिया उसके रिगार्डिंग जो भी चीज आगे पास ऑन की जाएगी उसकी एक रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है, उसकी एक रेफरेंस होनी चाहिए। और वो रेफरेंस क्या है कि आपकी कंपनी वाले किन्हीं 2 लोगों को कॉल करेंगे, ठीक है, 2 पीपल को कॉल किया जाएगा, 2 पीपल विल बी कॉल्ड। उनसे पूछा जाएगा कि क्या इनका बैक रिकॉर्ड कंपनी में सही था, क्या इन्होंने सही काम किया था या नहीं। तो यहां पर आपको रैंडमली कोई भी 2 लोगों के नाम लिखने हैं, उनका डेजिग्नेशन लिखना है और उनका फोन नंबर लिखना है, ठीक है। और वही सेम चीज, नेम, डेजिग्नेशन एंड फोन नंबर, ये 1 और ये 2। और यहां पर बच्चे आप लोगों का बायोडेटा कंप्लीट हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, बायोडेटा या सीवी या रेज्यूमे, आप लोग इसे कुछ भी बोल सकते हैं, विल बी इन अ बॉक्स, विल बी इन अ बॉक्स। यहां तक एक बार आप लोग मुझे बता दें, कोई डिटेल में कोई डाउट है, एल्स मैं स्टार्ट करती हूं आगे। एक लास्ट चीज और बची है, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर रही हूं। मैं यहाँ पे डाउट सेक्शन देख रही हूं, तब तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मैम कुछ पंजाबी में बोलिए, करती हूँ बच्चे, कोशिश करती हूँ। नहीं, रेज्यूमे में पैराग्राफ नहीं आएगा। 8.9 इज सीजीपीए। सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी। सीटीसी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट टू कंपनी। नहीं बेटा, मेरे को मैंने मेरी रियल क्वालिफिकेशंस नहीं है ये। आई डो नॉट नो मैथ्स, मैंने बनाकर लिखा है उसको बस। आई नो मैथ्स बट नॉट दैट मच। इतना तो मैं कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं कर सकती। मैम अगर हमें क्वालिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स को इलेबोरेटेड तरीके से तो नहीं लिखना, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना, जैसा बनाया है वैसा ही बना सकते हो। हाँ 100% बेटा, जॉब एप्लीकेशन इज ए लेटर प्लस रेज्यूमे। टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है बच्चे वो डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई कर रखे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस ने। लाइक फॉर एग्जांपल आपका सीए का सर्टिफिकेट, आपका क्लास 12th का मार्कशीट, आपके कॉलेज का मार्कशीट, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सारी की सारी चीजें आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, यानी आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो चेक हुए हुए होते हैं, ठीक है। यहां तक तो बच्चे हो गया हमारे लेटर की मेन कहानी। अब लेटर लिखने के बाद ये भी पढ़ लो कि आपको कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ कौन सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बिकॉज जब आप सेकेंड पैराग्राफ बनाते हो तो ये वहां के पॉइंट है। अगर आप अकाउंटेंट बनते हो, यानी अगर आपको एक अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए लेटर लिखने को आता है, तो आपके पास बीकॉम दैट इज बैचलर्स इन कॉमर्स होना चाहिए, सीए का पेपर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन मैथ्स में, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ये सब चीजें होनी चाहिए। मतलब बीकॉम, कोई भी अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कोर्स आपके पास होना चाहिए। मैथ्स में कर दो, अकाउंट्स में दिखा दो। अगर आप अकाउंटेंट बन रहे हो तो आपका मैथ्स और अकाउंट स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब आप अकाउंटेंट के लिए, मैथ्स के लिए ये दोनों चीजें लिख सकते हो। आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखोगे। आप ये बताओगे आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो, आप हार्ड वर्किंग हो और आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हो। एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट अकाउंट्स एंड टैक्सेस, आप ये भी बता सकते हो कि मुझे सारे टैक्सेस, सारे नॉर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता है, ताकि आप लोग बता सको कि भैया आई एम द पर्सन फॉर योर जॉब। दूसरा आता है टीचर, सबसे जरूरी। अगर कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है, टीचर की वैकेंसी ना बच्चे 2 तरीके से आती है। एक आती है टीजीटी, ठीक है, एक आती है टीजीटी और एक आती है पीजीटी। टीजीटी होती है अप टू 10th। टीजीटी में वो टीचर्स जाती हैं जो अप टू 10th होती हैं, और पीजीटी होती हैं जो आपकी होती हैं +2 की, यानी 11th और 12th की। तो इसके अंदर बच्चे सबसे जरूरी आपके पास होनी चाहिए यूजी और पीजी की डिग्री, यानी आपने कुछ भी अंडर ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। मान लो किसी भी टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हो, आप मान लो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्री आपके पास पढ़ाने के लिए बीएड या एमएड होना बहुत जरूरी है, बैचलर्स इन एजुकेशन एंड मास्टर्स इन एजुकेशन। उसके अलावा आप चाहो तो कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो। यू नीड टू हैव अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट एज वेल।
उसके बाद आपको कौन से पर्सनालिटी में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको पेडागोजी आनी चाहिए। पेडागोजी क्या होती है? स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, पेडागोजी स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए बच्चों को कैसे हैंडल करना है, आप सारे कॉन्सेप्ट से वेल वर्स्ड हैं। ठीक है, आप फ्रेंडली हैं एंड यू हैव अ गुड मेथड टू टीच। ठीक है, गुड टीचिंग मेथड। तो ये सारी तारीफें आप अपनी कर सकते हैं अगर आप एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। तीसरी चीज, अगर मान लो पेपर में आता है आपको रिसेप्शनिस्ट बनना है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए लिख रहे हो, तो रिसेप्शनिस्ट में डिग्री का कोई यूज नहीं होता, तो आप कोई भी डिग्री ले सकते हो। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब आपने कोई पर्सनालिटी कोर्स किया होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कोर्स किया होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया होना चाहिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए इन सब चीजों से रिलेटेड रिसेप्शनिस्ट होने का। इंग्लिश के ऊपर, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होनी चाहिए। मतलब अगर आप ये ले रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ले रहे हैं, तो इन सब चीजों में से कुछ भी चल सकता है। दूसरा, अगर आप रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे हैं तो यानी मतलब कंपनी में कोई भी घुसेगा तो सबसे पहले आपसे बात करेगा, तो यानी आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आप अट्रैक्टिव दिखते होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आप बहुत वेल ड्रेस, जो आपको पता है कि अपने अटायर को कैसे मैच करना है। यू आर वेरी वेलकमिंग। अब जा ऐसे नहीं करते, आप इंसान के लिए बहुत वेलकमिंग है, बहुत पेशेंट है और बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये आपकी पर्सनैलिटीज हो सकती हैं। होटल मैनेजर, होटल मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको HM की होनी जरूरी है, दैट इज होटल मैनेजमेंट। आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर आपने किया है तभी आप एक होटल मैनेजर बन सकते हो। मास्टर्स भी आपकी होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए। इसमें आप अलग अलग सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास भी आपने किए होने चाहिए। मैनेजमेंट में किया हुआ है, सर्विसेज में किया हुआ है, फूड एंड बेवरेजेस में किया हुआ है, शेफ में किया हुआ है, रूम क्लीनिंग में किया हुआ है, मैनेजमेंट में, किसी भी चीज में। मतलब जो आपकी HM होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, तो आपने किसी भी चीज में करा हुआ है, शेफ में किया हुआ है, सर्विस में किया हुआ है, मैनेजमेंट में किया हुआ है और कम्युनिकेशन में किया हुआ है, मतलब कोई भी चीज आप लोग HR में उठा सकते हो। अगर आप HR में हो तो तब भी आप बड़े वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, पेशेंट होने चाहिए, सपोर्टिंग होने चाहिए, लीडर क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, पेशेंट लिसनर होने चाहिए, सामने वाले की बात सुनने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला आपको, क्योंकि जनरली ना होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, लोग आते हैं और बातें सुनाते हैं कि तुम्हारे यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अगली बार ध्यान रखेंगे सर। तो जनरली क्या होता है, होटल मैनेजमेंट लोगों वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो दे नीड टू बी वेरी पेशेंट कि ठीक है वो जी सर करते रहें और सामने वाले की बात सुनते रहें टिल द पॉइंट उनको लगता है कि द वाटर इज नॉट ओवरबोर्ड, अब कुछ नहीं हो सकता। इंजीनियर है तो आपने बीटेक करी होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, IIT JEE रैंक, आपकी अपनी रैंक मेंशन कर सकते हो। हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, प्रिसाइज हो, यानी आप एक्यूरेट हो, जो भी काम आप करते हो वो एक्यूरेट है, उसमें गलतियां नहीं होती, क्योंकि इंजीनियर के पार्ट पे गलतियां होना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। एबिलिटी टू जज शुड बी स्ट्रॉन्ग, किसी भी चीज की जजमेंट क्वालिटी आप में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप चीजों को समझ सही से जाते हो। यू नीड टू फाइंड द प्रॉब्लम, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि जो चीजें हम नहीं कर पाते वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उन लोगों के अंदर होती है। लास्ट है डॉक्टर फॉर स्कूल्स एंड बाकी चीजों के लिए आपने नीट, MBBS, कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करा होना चाहिए। आप फियरलेस होने चाहिए, ठीक है, ऐसा खून देखकर डरने वाले लोग नहीं चाहिए। एंड मोस्टली अवेलेबल, बिकॉज डॉक्टर की जॉब इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब, तो यू नीड टू बी फ्री। आप मोस्टली अवेलेबल होने चाहिए, बिकॉज आपको जब भी बुला लिया जाए तब आप आ जाओ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी लेटर आता है बच्चों, तो आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा क्लास हो जाती है खत्म। अब आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कि यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो वो भी, और अगर है तो वो भी। मैं एक बार डाउट सेक्शन देख लेती हूँ, एल्स फिर हम लोग क्लास को करेंगे खत्म। ये आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे गिराते हुए। मैम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है क्या एग्जाम में? हाँ बेटा जरूर करना है मैम। फॉर कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क के लिए आपको कंप्यूटर की कोई भी डिग्री आनी चाहिए। लेटर्स के नोट्स दे दो ढंग से लिखे हुए। हाँ बेटा ढंग से लिखे हुए लेटर के नोट्स मिल जाएंगे। नहीं बेटा मैंने ऐसी जॉब एप्लीकेशन नहीं डाली थी। फर्स्ट पेज पर लेटर, सेकंड पेज पे बायोडाटा, थर्ड पेज पे क्वालिफिकेशन, प्लीज टेल मी। नहीं, क्वालिफिकेशन मैंने क्यों बताई है, ताकि आप लोग लेटर में सही तरीके से लिख सको, दैट्स इट। क्वालिफिकेशन का अलग से डब्बा मत बनाकर आना। मैम ये सब लिखना है क्या? नहीं, ये सब लिख लेना बाद में, अभी बताया है कि क्या क्या हो सकता है। सारे कॉपी में नोट्स करना है क्या? कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। CGPA बेटा, जैसे ना क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट होता था पहले, अब तो तुम्हारे में परसेंटेज लगती है। पहले परसेंटेज ना लगकर ना परसेंटेज का एक पॉइंट लगता था 10 के बीच में से, तो उसमें
हाँ बेटा, पीजीटी टीजीटी कुछ भी कर लो टीचिंग के लिए, उसके लिए बीएड जरूरी है। जनरली बेटा बोर्ड में टीचिंग के ऊपर, अकाउंटेंसी के ऊपर, रिसेप्शनिस्ट के ऊपर बहुत फेमस है, इन तीनों में से तो किसी में भी दे देते हैं वो। बायोडेटा लेटर लिखने के जस्ट बाद शुरू हो जाता है। मैथ्स में मेरा नहीं है बेटा, मेरा नहीं है वो, दैट इज नॉट माई बायोडेटा, दैट इज जस्ट अ मेड बायोडेटा। हाँ, और की हाल चाल, सत श्री अकाल, किदा फिर चल रही है मस्त पढ़ाइयां ਤੁਹਾਡੀ? चलो जी, हैप्पी बर्थडे तुम्हें भी एडवांस में। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज क्लास। समय आ गया है मेरा तो भैया आप लोगों से विदा लेने का। अब मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली वंस आई एम डन विद माय एग्जाम, या तो इस सैटरडे और नेक्स्ट, इन दोनों में से किसी एक सैटरडे में बच्चे एक एक्स्ट्रा क्लास में रखवा रही हूं, जिसके अंदर मैं टाइगर किंग को स्टार्ट करवा दूंगी, बिकॉज जनरली आज से मतलब हमारे टेक्निकली टाइगर किंग स्टार्ट होना था, बट आई वाज लेफ्ट विद 2 लेटर्स, तो इसीलिए मैंने टाइगर किंग आज से स्टार्ट नहीं किया है। तो सैटरडे को एक क्लास हो सकती है इस, या अगले सैटरडे को लेटर्स उसके लिए, टाइगर किंग के लिए। विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग इन द क्लास। नोट्स, ओए होए येलो पे येलो नोट्स बेटा जो भी आप लोगों को आज की क्लास के हैं, यू विल गेट इट बाय टुमारो मॉर्निंग। कल आप लोगों को कल तक ये नोट्स आप लोगों को इसके मिल जाएंगे। डीपीपी बच्चे इसका कोई भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बस ये सजेस्ट करूंगी कि नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है, गो थ्रू एक बार अच्छे से करना। और आप लोगों के जो भी आप लोगों ने मुझे आंसर्स दिए हुए हैं लास्ट टेस्ट के, टेस्ट नहीं लास्ट होमवर्क के आंसर्स ऑफ लास्ट होमवर्क, वो भी मैं आप लोगों को चेक कर दूंगी बस अप्रोक्सीमेटली ऑन सैटरडे इवनिंग से, ठीक है, सैटरडे इवनिंग से मैं चेक करने लग जाऊंगी उनको, और बाय बिफोर नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द रिप्लाईज फॉर दैट। ठीक है बच्चों, सो विद दिस लेट्स एंड टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।